ओके ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज पास्ड द चिप्स एंड द साइंसेज एक्ट. ठीक है, चिप्स एंड साइंस एक्ट जो है ये किस कंट्री ने पास किया है टू बूस्ट द डोमेस्टिक हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग द सेमीकंडक्टर चिप्स. सिंपल आपको ये जानना है किसी एक नेशन ने चिप्स एंड साइंसेज एक्ट पास किया है टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर. क्लियर है. देखो अभी जो रिसेंट कोविड क्राइसिस हुआ था ना, जिसके चलते पूरा सप्लाई चेन इंपैक्टेड था, और सप्लाई चेन इंपैक्ट के चलते जो सेमीकंडक्टर है वो बेसिकली चाइना पूरे वर्ल्ड में सोर्स करती है. तो अगर मान के चलो कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन लगा है तो जो हमारे सेमीकंडक्टर उसका भी जो पूरा सप्लाई चेन है दैट मस्ट हैव बीन इंपैक्टेड. तो इसीलिए किस कंट्री ने चिप्स एंड साइंसेज एक्ट पास किया है. सो द कंट्री इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. क्लियर है. यहां देखो तो इसके लिए जो वहां के प्रेसिडेंट है मिस्टर जो बाइडेन, उन्होंने एक 280 बिलियन यूएसडी का बाई पार्टीसन बिल साइन किया है. ठीक है, और ये जो लॉ है ना, दिस लॉ विल सेट असाइड यूएसडी 52 बिलियन स्पेसिफिकली फॉर बूस्टिंग द यूएस कंप्यूटर चिप सेक्टर. ठीक है, जो यूएसए का अपना कंप्यूटर चिप सेक्टर है सिर्फ उसको प्रमोट करने के लिए 52 बिलियन यूएसडी हमने साइड पे रखा हुआ है. सिंपल आपको ये जानना है कि चिप्स एंड साइंसेज एक्ट जो है वो यूएसए ने पास किया है फॉर बूस्टिंग द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स. क्लियर. आगे बढ़ो. वज्र परिहार इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज. अभी तक हमने 2 से 3 मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लिए. तो मिलिट्री एक्सरसाइज में आपको सिर्फ ये जानना होता है कि कौन सी 2 कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व है. और मान के चलो कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज अगर उनका कोई थीम है तो आपको थीम को भी एक बार गो थ्रू करना पड़ता है. क्लियर है. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हम लोग से कि वज्र प्रहार जो है ये इनमें से किस 2 कंट्री का मिलिट्री एक्सरसाइज है. तो याद रखना ये इंडिया और यूएसए के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है. क्लियर. अब आप देखो यहाँ पे इस बार जो 2022 का एक्सरसाइज वज्र प्रहार है दिस वाज कंडक्टेड इन द हिमाचल प्रदेश. ये हमने हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट किया है, और हिमाचल प्रदेश में भी स्पेसिफिकली देयर इज एन एरिया व्हिच गोज बाय द नेम ऑफ बैकलॉग. ठीक है, अब आपको ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये जो एक्सरसाइज है ये कौन से भी एडिशन का एक्सरसाइज है. सो दिस इज द 13th सच एडिशन, यानी इसके पहले 12 और एडिशन हो चुके हैं विजय प्रहार के, वज्र प्रहार के, सॉरी. क्लियर है. चलिए. वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट. बायोफ्यूल आप समझ रहे हो. छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं बायोफ्यूल होता क्या है. मान के चलो हमारे पास में पेट्रोल है. ठीक है, और हम इस पेट्रोल में कुछ बायोटिक सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, या कुछ बायोलॉजिकल सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बायोफ्यूल. बहुत बार बायोफ्यूल जो है ना ये हम लोग बनाते हैं फूड आइटम से. फॉर एग्जाम्पल शुगर केन से बनता है, राइस से बनता है, मेज से बनता है, पोटैटो से बनता है. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोफ्यूल होते हैं. 1G 2G 3G 4G ये सारे काइंड्स ऑफ बायोफ्यूल है. और ये जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है वैसे वैसे काइंड ऑफ बायोफ्यूल भी चेंज होता है. इससे हमको बेनिफिट क्या हो रहा है ना, पहले अगर हम 100% पेट्रोल यूज करते थे, अभी हम 80% पेट्रोल यूज कर सकते हैं और 20% ये बायोलॉजिकल सब्सटेंस यूज कर सकते हैं. इससे क्या हो रहा है, एक तो हमारा जो फॉसिल फ्यूल का रिक्वायरमेंट है वो कम हो रहा है. इससे जो हमको एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है वो कम हो रहा है. और इंडिया बीइंग एन इंपोर्ट डोमिनेटेड इकोनॉमी जो कि फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करती है, उसका इंपोर्ट बिल भी कम हो रहा है, जिसके चलते डॉलर के आउटफ्लो को हम कंट्रोल कर ले रहे हैं. और अगर डॉलर का आउटफ्लो कंट्रोल हो रहा है सो वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी. क्लियर है. अब इसी बैकड्रॉप में हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड में हम लोग बायोफ्यूल डे किस दिन मनाते हैं. तो अगस्त 10th इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली एज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे. क्लियर है. एक चीज याद रखना कि जून 5 2022 इंडिया हैज अचीव्ड द टारगेट 10% ब्लेंडिंग 10% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल विद पेट्रोल. ठीक है, यानी हमने पेट्रोल में 10% ब्लेंडिंग का जो टारगेट है दैट वी हैव अचीव. क्लियर. अगला देखो साकी एयरबेस जो है ये किस कंट्री का है. अलग अलग कंट्री में अलग अलग एयरबेसेस होते हैं. क्लियर है. तो यहाँ पे जो सैकी एयरबेस है ये किस कंट्री को बिलोंग करता है. तो आप अगर थोड़ा सा गैस भी लोगे ना तो ये जो एयरबेस है ये हमेशा मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का जब कॉन्टेक्स्ट है तब हम यूज करते हैं. तो आप ध्यान कर लो अभी तो रशिया और यूक्रेन ये 2 देश हैं जो बेसिकली वॉर में है. तो बहुत हाई चांसेस है कि ये आपको करंट इवेंट का ही कोई क्वेश्चन देगा. इसका आंसर है रशिया. क्लियर. अब देखो रशिया का जो सैकी एयरबेस है ना
ये आपको बेसिकली लाई करता है क्रीमियम पेनिनसुला में, क्रीमियम पेनिनसुला। और क्रीमिया जो है यहाँ पे 2014 में रशिया ने एनेक्सेशन किया था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। रिसेंटली सीन इन न्यूज बान सेरा ईजा, देखो बहुत बार टर्म से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको जानना है कि वो टर्म्स किस चीज से रिलेटेड है, आपको इतना डिटेलिंग में नहीं जानना होता। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि वो टर्म्स के डेप्थ में चल जाते हैं, लेकिन यहाँ हमको टर्म्स के डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ ये पता करना है कि वो टर्म किस चीज से रिलेट करता है। तो बेसिकली बान सेरा जो है दिस इज अ बैम्बू गार्डन, ठीक है, ये एक बैम्बू गार्डन है। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर वी के सक्सेना, ठीक है, ही हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली फर्स्ट बैम्बू पार्क, दिल्ली का पहला बैम्बू पार्क स्टैब्लिश किया जा रहा है और उसका नाम है बानसेरा। इसको आप एक साथ लिखना, इसके बीच में गैप नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 25,000 हम लोग सैम्पलिंग प्लांट करेंगे ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैम्बूज, और वो जो सैम्पलिंग है ना, मेजोरिटी ऑफ देम विल बी ब्रॉट इन फ्रॉम असम स्टेट। क्लियर है? तो बानसेरा क्या है? ये बैम्बू गार्डन है और हम इसको दिल्ली में बनाने चाह रहे हैं, और ये दिल्ली का पहला बैम्बू गार्डन होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, बिहार का क्वेश्चन है, डबल ट्रिबल चौबल मार्क कर दो इसको। नीतीश कुमार जी ने चीफ मिनिस्टर के पद पे अभी ओथ लिया है। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पे 5 है, 2000 है, 2015 है, 2010 है, ये सब हमको यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अगर यहाँ पे ये सब डेट दिया ना, इसका यही मतलब है कि ये आपसे पूछ रहा है कि व्हेन डिड ही टेक ओथ फर्स्ट टाइम एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो यहाँ पे व्हेन डिड टेक ओथ फर्स्ट टाइम, यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम मेंशन था, लेकिन अगर बाय चांस स्किप भी हो गया है तो आप इसको जनरल पार्लेंस में लेके आंसर कर दो। क्लियर? तो उन्होंने जो पहली बार स्वेरिंग इन उनकी हुई थी वो हुई थी 3 मार्च 2000 को। क्लियर है? और उसके बाद नीतीश कुमार जो है ना, उन्होंने 10 अगस्त 2022 को 8th टाइम, 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। अब आप लोग ये मत सोचना कि 2000 से लेके 2022 तक तो केवल 22 साल हुए हैं, लेकिन अब अगर आप 8 बार सीएम, इसके पहले इसका मतलब है कि आप 7 बार सीएम रह चुके हो, तो 7 गुना 5 35 साल रहना होगा, ऐसा नहीं है। बहुत बार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है, यानी 5 वर्ष के पहले भी हम डिसॉल्व कर देते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। क्लियर? इसीलिए 22 साल में ही ये इनका 8th टेन्योर है। क्लियर? यानी 8वीं बार हमने इनको चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण कराया है। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट, वर्ड पे नोटिस करना, इंडिजीनियसली, यानी कि हमने इसको अपने होम ग्रोन टेक्नोलॉजी से बनाया है। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। ठीक है, अभी आप लोग ये भी याद रखना कि कोविड-19 वापस से न्यूज में आ रहा है, इसीलिए कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो वैक्सीन हो, ठीक है, कोवैक्सीन, कोविडशील्ड, आप सब दोबारा पढ़ोगे। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है। क्लियर है? तो वो जो पहला वैक्सीन है उसका नाम है कोर्बिवैक्स। देखो, कोविडशील्ड और कोवैक्स ये जो है, ये तो आप लोगों को पता होगा कि नहीं, ये वाली टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता, कुछ और ही टेक्नोलॉजी है इसमें। और मॉडर्ना जो है वो इंडिया ने इंडिजिनसली डेवलप नहीं किया है। बचा एक ऑप्शन, कोर्बिवैक्स। ठीक है, ये याद रखना। ये जो सेंटर है ना, कोर्बिवैक्स को एज अ हेट्रोलोगस बूस्टर डोज, वो भी ग्रेटर देन 18 ईयर्स के जो लोग हैं उनमें बूस्टर डोज के रूप में देने का तय किया है। क्लियर? ये टेक्नोलॉजी में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आप लोग ये टेक्नोलॉजी का नाम ध्यान रखना और सिर्फ ये याद रखना कि इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। क्लियर? आगे बढ़ो। विच कंट्री हैज प्रपोज टू सेट अप अ कमीशन फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड ट्रूस। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रूस के लिए कहां पे किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली मेक्सिको। ठीक है, यानी कि मेक्सिको वो देश है जो कि अभी एक अपना कमीशन बनाने वाला है फॉर प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड ट्रूस। शायद यहाँ पे ये आर होगा, डब्ल्यू की जगह यू की जगह आर होगा। तो वर्ल्ड में ट्रूस यानी कि समझौते के लिए बेसिकली मेक्सिको ने एक प्रपोजल सबमिट किया है टू यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन को मेक्सिको की तरफ से एक अपना गया प्रपोजल कि क्यों ना हम वर्ल्ड ट्रूज के लिए एक कमिटी बनाए जो कि 5 साल के लिए काम करेगी। क्लियर? यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोज टू बी नॉट अ पार्ट। तो नॉट का पार्ट में मैं आपको बताता हूं इसका एक आंसर है, लेकिन अगर आपने ये नॉट वर्ड नहीं देखा
और आपने सोचा कि यार इसके तो 3 आंसर हो जाएंगे, तो क्यों ना ऑप्शन ई मार्क कर दूं, वहां पे आप गलत हो जाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन में नॉट हो या इनकरेक्ट हो, उसको आप उसी टाइम अंडरलाइन कर लें। क्लियर है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोज टू बी नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रपोज्ड कमीशन ऑन द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड टूर्स। इसके पहले ही हमने देखा है कि बेसिकली मेक्सिको ने एक रिजोल्यूशन भेजा यूनाइटेड नेशन में कि हम एक 5 ईयर कमिटी बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे पर्सन होंगे जो उस कमेटी के मेंबर नहीं होंगे। क्लियर है? तो ये जो कमेटी है, इनके जो मेंबर हैं वो दलाई लामा नहीं होंगे। ठीक है? बाकी जो है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस, एंटोनियो गुटरेस, ये तीनों वहां पे मेंबर होने की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो, पोप फ्रांसिस आपको पता है इटली में जो वेटिकन सिटी है, ये वहां के पोप है। एंटोनी गुटरेस जो है, ही इज द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, एंड नरेंद्र मोदी इज मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो PMAY है ना, ये है प्रधानमंत्री आवास योजना। उसका जो अर्बन सेक्शन है, उसको हमने किस डेट के लिए एक्सटेंड कर दिया है? तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके बेसिकली 2 सेक्शन है, एक है उसका रूरल सेक्शन और एक है उसका अर्बन सेक्शन। तो जो उसका अर्बन सेक्शन है, अभी हमने उसको, उसके इम्प्लीमेंटेशन को कुछ एक सर्टेन डेट तक एक्सटेंड कर दिया है। तो ये जो एक्सटेंशन है, ये किस ईयर तक हमने किया है? दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। तो इसको हमने बढ़ा दिया है दिसंबर 2024 तक। क्लियर है? और ये जो बेसिकली है, ये अभी किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। और बेसिकली प्रधानमंत्री आवास योजना का जो थीम है, वो है हाउसिंग फॉर ऑल। और ये जो हाउसिंग फॉर ऑल है ना, इसी में इन्होंने एक डेट को चेंज करके यहाँ पे कर दिया है टिल 31 दिसंबर 2024। क्लियर? चलिए आगे देखिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डेडिकेटेड अ 2G इथेनॉल प्लांट इन विच सिटी ऑन द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। चलो आज के लिए छोटा सा क्वेश्चन, अगर आपने मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप बताओ मुझको कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, बायोफ्यूल डे, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक 2G इथेनॉल प्लांट, अब देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना, टाइप्स होते हैं 1G, 2G, 3G, 4G। तो बेसिकली यहाँ पे 2G जो है सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट को स्टैब्लिश किया गया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये 2G इथेनॉल प्लांट हमने कहाँ पे स्टैब्लिश किया है? क्लियर? सो दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन पानीपत हरियाणा। ठीक है, पानीपत हरियाणा में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। क्लियर है? इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा चीजें जो है वो आप यहाँ पे जान लो कि बेसिकली ये क्या करेगा ना, दिस विल यूटिलाइज 2 लाख टन ऑफ राइस स्ट्रॉ। राइस के जो स्ट्रॉ होते हैं, जिसको कि हम कहते हैं पराली। ठीक है? और ये जो राइस स्ट्रॉ है ना, बेसिकली क्या होता है कि विंटर के टाइम में, क्योंकि राइस जो है ये एक हमारा खरीफ क्रॉप है, जब राइस का हार्वेस्ट हो जाता है, तो इसके चलते ये जो हमारा स्ट्रॉ है, ये जब बचता है, तो विंटर सीजन में फार्मर्स इसको बर्न कर देते हैं। और इस बर्निंग के चलते दिल्ली में इनका स्मोक आता है, और ये एक मेजर रीजन माना जाता है दिल्ली में इंक्रीजिंग पोल्यूशन ड्यूरिंग विंटर का। क्लियर है? और इसका जो टारगेट है, मतलब जब भी हम कोई इस तरह के प्लांट लगाते हैं, एक हम उसका एस्टिमेटेड टारगेट रखते हैं। इसका एस्टिमेटेड टारगेट है कि ये अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल बनाएगा। ठीक है? और ये 3 करोड़ है ना, ये एनुअल फिगर में है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट पॉलिटिकल डायलॉग विथ नेटो ऑन December 12, 2019 इन विच सिटी? देखो नेटो यहाँ पे किस चीज के लिए स्टैंड करता है? नेटो जो है, ये है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? जब यहाँ पे नेटो का मेंशन आया है, तो मैं आपको थोड़ी बहुत चीज यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है? इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा नेटो, उसके बैकग्राउंड के बारे में। देखो यहाँ पे, जब वर्ल्ड वॉर 2 हमारा एंड हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जो एलाइड पावर्स थे, दे इमर्ज विक्टोरियस, ये यहाँ पे जीत गए। ठीक है? अब जो एलाइड पावर्स थे, ये और कोई नहीं, और अभी के जो P5 मेंबर्स हैं, ये अलाइड के पार्ट थे। इसमें है यूके, USA, रशिया, फ्रांस, चाइना। क्लियर? अब आप देखो, जब ये लोग यहाँ पे जीत गए, तो बाकी सब तो ठीक था, लेकिन USA और रशिया जो थे, दे वेर वेरी पावरफुल। और अपने इसी पावर के चलते में दुनिया ने 2 ब्लॉक क्रिएट कर दिया, एक USA और एक रशिया। और दोनों अपनी सुप्रीमेसी वर्ल्ड पे प्रूव करना चाहते थे।
क्यों? क्योंकि ये आइडियोलॉजिकली जो है ये बिल्कुल अलग अलग है। यूएसए जो है ये प्रमोट करता है कैपिटलिस्टिक लिबरलिस्टिक इकोनॉमी, और रशिया जो है ये प्रमोट करता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। क्लियर? अब यूएसए ने इस बैकड्रॉप में एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम था नेटो, ठीक है, 1948-49 में। और इसने ये बोला कि नेटो जो है ये वेस्टर्न यूरोपियन नेशन का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि हमारी कलेक्टिव मिलिट्री स्ट्रेंथ है, यानी अगेंस्ट अगेंस्ट अगर किसी एक कंट्री के अगेंस्ट में अटैक हो रहा है तो ये माना जाएगा वो पूरे नेटो के अगेंस्ट में अटैक है, और पूरे नेटो के मेंबर्स जो है ये एक साथ जुड़ जाएंगे। क्लियर? अब नेटो को काउंटर करने के लिए रशिया ने भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया जिसका नाम था वार्साव पैक्ट, और ये बना 1955 में। और इनके मेंबर्स जो थे वो बेसिकली ईस्ट यूरोप के थे। क्लियर? और जो फंक्शन नेटो का था वेस्टर्न यूरोप में, सेम फंक्शन था वार्साव पैक्ट का ईस्टर्न यूरोप। क्लियर? लेकिन इंडिया ने तो क्या पॉलिसी फॉलो की थी? नॉन अलाइंड मूवमेंट की। इसीलिए ना हम नेटो के साथ जुड़े ना हम वार्साव पैक्ट के साथ जुड़े। क्लियर? इसी के बैकड्रॉप में अब आप समझोगे कि जो पहला पॉलिटिकल डायलॉग है ये इतने लेट 2019 में क्यों हो रहा है। बैकग्राउंड समझ में आया आपको? तो इंडिया ने जो पहला पॉलिटिकल डायलॉग है ये नेटो के साथ किया ब्रसल्स में। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन अगेंस्ट द लंपी स्किन डिजीज? पहले भी वीडियोस में हमने देखा है लंपी स्किन डिजीज, इसका सबसे जो मैक्सिमम इम्पैक्ट था ये राजस्थान में था, और ये बोविन एनिमल्स को बेसिकली इंपैक्ट करते हैं, जनरली काउस को। तो उनके स्किन पे कुछ रैशेस और कुछ स्पॉट्स बन जाते हैं। तो बेसिकली क्या है ना, अभी इंडिया ने एक वैक्सीन डेवलप किया है लंपी स्किन डिजीज के लिए, एंड दैट इज कंप्लीटली इंडिजिनियसली डेवलप्ड। उसी वैक्सीन का हमसे यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है। क्लियर? उस वैक्सीन का नाम है लंपी प्रोवैक इंड। ठीक है, लंपी तो समझ में आ रहा है, और इंड स्टैंड्स फॉर इंडिया। अब ये जो है दिस वाज लॉन्च्ड बाय मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, अब आपका क्या काम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है व्हाट पोर्टफोलियो इज ही हैंडलिंग, इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो है। क्लियर? इन्होंने लॉन्च किया है लंपी प्रोवैक इंड, और ये जो है दिस वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल इक्विनाइन रिसर्च सेंटर। और ये नेशनल इक्विनाइन रिसर्च सेंटर है ये लोकेटेड है हिसार, हरियाणा में। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसको आइसोलेशन में नहीं बनाया है। दे हैव मेड दिस इन कोलैबोरेशन विद इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है इज्जत नगर। और इज्जत नगर एरिया जो है ये आता है बरेली डिस्ट्रिक्ट में, बरेली इन उत्तर प्रदेश। क्लियर? तो यहाँ पे इनके नाम से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि ये दो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, एक हिसार हरियाणा में है और एक इज्जत नगर बरेली यूपी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who became the second CJI to be appointed directly from without serving as a judge of high? ठीक है, अब देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए कुछ प्रोसीजर्स है। सबसे पहले तो यू शुड बी द सीनियर मोस्ट जज, और ये जो सीनियर मोस्ट जज है ये कोई ऐसा रूल नहीं है, बट दिस इज अ कन्वेंशन। ठीक है, और ये कन्वेंशन जो है दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द थर्ड जजेस केस। जब भी आप सीजीआई के अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जजेस केस, और एक हम पढ़ते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी के बारे में। बट दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल, लेकिन बस आप यहां जान लो। तो इसीलिए अब केवल दो ही ऐसे सीजीआई हुए हैं आउट ऑफ टोटल 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने बिना हाई कोर्ट में जज सर्व करते हुए भी दे हैव बीन अपॉइंटेड एज अ सीजीआई। क्लियर? तो ये पूछ रहा है कि वैसे दूसरे जज कौन से? सो सेकंड सच जज इज जस्टिस यूयू ललित। ये अभी जो हमारे रिसेंट जस्टिस है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इनके पहले इन्होंने सीजीआई के रूप में सर्व किया था, एंड ही वाज द 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर? तो क्वेश्चन ये आपको पूछना चाहिए कि हु वाज द फर्स्ट सच सीजीआई जो बिना हाई कोर्ट में सर्व किए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए थे? उनका नाम था जस्टिस एस एम सिकरी, and he was appointed in 1971 and he retired in 1973 as chief justice of india. Clear? आगे बढ़िए। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सिंगिंग ऑफ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी विच विच कंट्री? अब देखो यहाँ पे इन्होंने सिंगिंग लिख दिया, ये बेसिकली साइनिंग होना चाहिए था। ठीक है, अब ऑडियो विजुअल है तो सिंगिंग नहीं, साइनिंग।
तो किसके साथ हमने ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी को साइन किया है? सो दिस इंडिया हैज साइंड विद ऑस्ट्रेलिया। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये ट्रीटी साइन की है। क्लियर है? अब इसका जो मेन एम है वो ये है टू फैसिलिटेट जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स। इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है जब हम लोग सिनेमा की बात करते हैं, तो ताकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो फिल्म का जॉइंट प्रोडक्शन कर सके एंड बोथ द कंट्रीज कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस वेंचर, इसीलिए हमने एक जो अपनी ट्रीटी है वो साइन की है, और वो ट्रीटी का नाम है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी। और किसके साथ साइन किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। रिसेंटली सीन इन न्यूज, पांडेग इज अ प्लेस लोकेटेड इन विच कंट्री? पांडेग जो है ये इनमें से किस देश में लोकेटेड है? सो ये बेसिकली सिंगापुर में है। ठीक है, अब देखो सिंगापुर ने क्या किया है, पांडेग जो है इसमें लश ग्रीनरी है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, तो इन्होंने इस आइकॉनिक ग्रीन स्पेस को अपना 17th नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है, इसलिए ये न्यूज में था। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप एक बार जाओगे गूगल में, आप ये वर्ड टाइप करोगे और आप इमेजेस में जाके देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या उसके पीछे का रेलेवेंस है कि हमने इसको चूज किया है। और इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। क्या सिग्निफिकेंस है कि 1973 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इसी एरिया से दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, यहीं से इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने 1973 नहीं 1943 में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज डिसाइडेड टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री बाय विच ईयर? ये तो बहुत दिन से न्यूज में चल रहा है, आई डोंट थिंक इसमें बताना है। ये 2047 है, बहुत ही फैक्चुअल सी चीज है। लेकिन एक चीज याद रखना कि इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 5 की रिजोल्यूशंस दिए हैं, और ये 5 की रिजोल्यूशंस को हम कहते हैं पंच प्राण। और अगर हम ये पंच प्राण को फॉलो करेंगे, बाय 2047 इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन। क्लियर?